तो शुरू करें? चलिए। ठीक है, पहला सवाल हमें बहुत पीछे ले जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में। सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इनमें से किस जानवर के बारे में जानकारी नहीं थी? विकल्प हैं ए बैल, बी घोड़ा या सी हाथी। इसका सही जवाब है बी घोड़ा। घोड़ा। जी, और ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि सिंधु घाटी की खुदाई में हमें बैल और हाथी के चित्र वाली हजारों मुहरें मिली हैं। अच्छा। उनकी हड्डियां भी मिली हैं, जो साबित करता है कि वे इन जानवरों को जानते थे, लेकिन घोड़े का कोई पक्का सबूत। मतलब कोई हड्डियां या मोहरों पर चित्र नहीं मिले? बिल्कुल नहीं, कोई निर्णायक पुरातात्विक सबूत नहीं है। अच्छा, तो क्या इस पर इतिहासकारों में कोई बहस है कि शायद घोड़े थे पर हमें अभी तक सबूत नहीं मिले? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। बहस तो बिल्कुल है। कुछ मानते हैं कि शायद थे, पर बहुत कम। पर ज्यादातर का मानना है कि घोड़ों को भारत में बाद में आने वाले आर्य लोग लेकर आए। ओह। तो ये सवाल सिर्फ एक जानवर का नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन आबादी और उनके प्रवासन की कहानी से जुड़ा है। वाह, मतलब सबूतों का अभाव ही यहाँ सबसे बड़ा सबूत है। सही पकड़ा आपने। चलिए अब मध्यकाल की ओर चलते हैं। अष्टप्रधान, ये नाम सुनते ही एक खास साम्राज्य की याद आती है। बिल्कुल। तो ये किसके प्रशासन में मंत्री परिषद थी? गुप्त, चोल, मराठा या विजयनगर? ये सीधे तौर पर सी मराठा प्रशासन से जुड़ा है। मराठा। जी, अष्टप्रधान छत्रपति शिवाजी महाराज के 8 मंत्रियों की आप कह सकते हैं कैबिनेट थी। एक कैबिनेट? हाँ, पर ये सिर्फ एक कैबिनेट नहीं थी। शिवाजी की प्रतिभा ये थी कि उन्होंने योग्यता के आधार पर इसे बनाया था, जो मुगलों की वंशानुगत मनसबदारी प्रणाली से बिल्कुल अलग थी। अच्छा, तो ये मेरिट बेस था? बिल्कुल। इसमें पेशवा यानी प्रधानमंत्री से लेकर अमात्य यानी वित्त मंत्री तक सबके काम एकदम स्पष्ट रूप से बटे हुए थे। तो ये मराठा प्रशासन की खासियत थी? जी हाँ, ये उनकी एक अनूठी व्यवस्था थी। एकदम साफ हो गया। अब एक सवाल जो विदेशी यात्रियों से जुड़ा है और जिसमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं। अच्छा। 2 कथन है। पहला, फायान हर्ष के शासनकाल में भारत आया। दूसरा, ह्वेनसांग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। इनमें से क्या सही है? ये एक क्लासिक ट्रैप है और इसका सही जवाब है कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है। दोनों गलत? दोनों गलत। असल में नामों की अदला बदली कर दी गई है। चीनी यात्री फाहियान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे और दूसरे मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग वो सम्राट हर्षवर्धन के समय आए थे। अच्छा, वही आज हमेशा के लिए साफ हो गया। ये तो वो गलती है जो स्कूल में लगभग हर कोई करता है। अब एक जोड़ी मिलाने वाला सवाल। ठीक है। एक तरफ है प्राचीन भारत के विद्वान चरक, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और विशाखदत्त, और दूसरी तरफ है उनके क्षेत्र चिकित्सा, गणित, ज्योतिष और नाटककार। ये मिलान काफी सीधा है। चरक का नाम तो सीधे सीधे चिकित्सा से जुड़ा है। उनकी चरक संहिता आयुर्वेद का आधार है। सही है। ब्रह्मगुप्त एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य पर काम किया। वराहमिहिर एक खगोल शास्त्री और ज्योतिषी थे, बृहद संहिता के लेखक। और विशाखदत्त वो एक नाटककार थे, मुद्रा राक्षस वाले। बिल्कुल सही। उनका जासूसी नाटक मुद्रा राक्षस आज भी पढ़ा जाता है। बहुत खूब। अब चलते हैं प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक मगध की ओर। अपनी शुरुआती दिनों में मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह, चंपा, वैशाली या पाटलिपुत्र? मगध की शुरुआती राजधानी थी ए राजगृह, जिसे गिरिव्रज भी कहते थे। राजगृह। जी, ये 5 पहाड़ियों से घिरा एक बहुत ही सुरक्षित शहर था जो इसे दुश्मनों से बचाता था। अच्छा, तो सुरक्षा के लिहाज से? बिल्कुल। बाद में राजा अजातशत्रु और फिर उदयन ने राजधानी को गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया, जो व्यापार के लिए बेहतर जगह थी। सुरक्षा पहले, व्यापार बाद में। तार्किक लगता है। बिल्कुल। अब साहित्य से एक सवाल। राजनीति पर एक शुरुआती किताब है नीति सार। ये किसने लिखी थी? कौटिल्य, कामंदक या चरक? ज्यादातर लोग इसका जवाब कौटिल्य सोचेंगे। हाँ, मुझे भी यही लगा। पर यह गलत है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। नीति सार की रचना बी कामंदक ने की थी। कामंदक? जी। और दिलचस्प बात यह है कि नीति सार काफी हद तक अर्थशास्त्र पर ही आधारित है। उसे एक सरल और काव्यात्मक रूप देती है। तो ये कौटिल्य के विचारों का ही एक तरह से विस्तार है। आप ऐसा कह सकते हैं। ये तो एक बहुत जरूरी जानकारी है। अब एक सवाल जो प्राचीन भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दिखाता है। चीनी स्रोतों के मुताबिक
श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की इजाजत के लिए किस गुप्त राजा के पास दूत भेजे थे? उन्होंने ये दूत समुद्रगुप्त के पास भेजे थे। समुद्रगुप्त। जी, और इस घटना से हमें दो बड़ी बातें पता चलती हैं। एक, समुद्रगुप्त का प्रभाव श्रीलंका तक था, और दूसरी जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो उनकी धार्मिक सहिष्णुता। अच्छा। वो एक हिंदू सम्राट थे, लेकिन उन्होंने एक बौद्ध राजा को अपने साम्राज्य के सबसे पवित्र बौद्ध स्थल पर मठ बनाने की अनुमति दी। ये उस दौर की परिपक्व कूटनीति को दिखाता है। अद्भुत। अब एक और जोड़ी मिलाने वाला सवाल, लेकिन इस बार दुनिया के खोजकर्ताओं पर। चलिए। एक तरफ है कोलंबस, जैक्स कार्टियर, फ्रांसिस ड्रेक और मैगेलन। दूसरी तरफ उनके जन्म स्थान इटली, फ्रांस, इंग्लैंड और पुर्तगाल। इंग्लैंड से और फर्डिनैंड मैगेलन पुर्तगाल से। ये तो सीधा है। हाँ, पर यहाँ एक मजेदार बात याद रखने वाली है। क्या? कि खोजकर्ता का जन्म कहीं और होता था और वो समुद्री यात्रा किसी और देश के राजा के लिए करता था। जैसे कोलंबस थे तो इटली के, पर अपनी मशहूर यात्रा उन्होंने स्पेन की रानी के लिए की थी। ये एक अच्छा पॉइंट है। अब मध्यकालीन भारत में आते हैं और एक बहुत बड़े बदलाव की बात करते हैं, बाबर का भारत आना। एक निर्णायक मोड़। इसके क्या नतीजे हुए? 4 बातें हैं। 1, बारूद का आना। 2, मेहराब और गुंबद का आर्किटेक्चर में आना। 3, तैमूरी राजवंश की स्थापना। और 4, तोपों का इस्तेमाल। इनमें से कौन सी बातें सही हैं? इसमें सही जवाब है सी, यानी सिर्फ तीसरा और चौथा कथन सही है। अच्छा, तो पहला और दूसरा गलत है? जी, चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। बारूद, वो भारत में बाबर से पहले ही आ चुका था। हाँ, दक्षिण भारत में इसका इस्तेमाल हो रहा था। और मेहराब और गुंबद का शानदार इस्तेमाल तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान पहले ही कर चुके थे। सही बात है। कुतुब मीनार परिसर इसका सबूत है। बिल्कुल। हाँ, बाबर एक तैमूरी था तो उसने तैमूरी यानी मुगल वंश की स्थापना की, ये सही है। और चौथा, तोपों का इस्तेमाल, ये बहुत जरूरी है। कैसे? बात सिर्फ तोपों की नहीं थी। बाबर ने उज़्बेकों से सीखी तुलुगमा रणनीति का इस्तेमाल किया। तुलुगमा वो क्या थी? मतलब सेना को बांटकर दुश्मन को दोनों तरफ से घेरना। तोपों और इस रणनीति का मेल ही इब्राहिम लोदी की विशाल सेना पर उसकी जीत का असली राज था। वाह, तो सिर्फ हथियार नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करने का तरीका भी नया था। बिल्कुल, वही असली गेम चेंजर था। चलिए मुगल काल में ही रहते हैं। किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? ये खिताब सूरत को मिला था। सूरत? जी, मुगल काल में मक्का की पवित्र हज यात्रा पर जाने वाले ज्यादातर भारतीय मुसलमान सूरत के बंदरगाह से ही जहाज पकड़ते थे। इसीलिए ये शहर मक्का जाने का प्रवेश द्वार बन गया। अब एक सांस्कृतिक सवाल। जी, भारत के दरबारों में फारसी त्योहार नौरूज मनाने की शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सी बलबन ने की थी। बलबन? जी, बलबन अपने दरबार में कड़े अनुशासन और शान और शौकत के लिए जाना जाता था। वो दरबार पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था, इसलिए उसने कई ईरानी या फारसी परंपराएं शुरू की। नौरोज का त्योहार मनाना भी उसी का हिस्सा था। ठीक है। अब भक्ति आंदोलन से जुड़ा एक सवाल। जी, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने जी, भक्ति धर्म को भारत के किस हिस्से में ज्यादा लोकप्रिय बनाया? इनका प्रभाव मुख्य रूप से उत्तरी भारत में रहा। उत्तरी भारत? जी, कबीर जैसे कई संत इसी परंपरा से प्रभावित थे। इन संप्रदायों ने कर्म कांडों को चुनौती दी और योग, ध्यान और निराकार ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया, जिसने आम लोगों को बहुत आकर्षित किया। अब एक किताब और उसके लेखक का सवाल। फुतुहात-ए-आलमगीरी किसने लिखी थी? ये किताब ईश्वरदास नागर ने लिखी थी। ईश्वरदास नागर? जी, आलमगीरी नाम से ही पता चलता है कि ये औरंगजेब आलमगीर के शासनकाल के बारे में है। ईश्वरदास एक हिंदू अधिकारी थे जो मुगल प्रशासन में काम करते थे, इसलिए उनकी किताब हमें औरंगजेब के दौर का एक अंदरूनी नजरिया देती है। अब थोड़ा आधुनिक विश्व इतिहास की ओर रुख करते हैं। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन है उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। 70 साल? जी, उनका शासनकाल 1952 से 2022 तक चला, जो ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबा है। चलिए अब वापस भारत के इतिहास के सबसे निर्णायक दौर स्वतंत्रता संग्राम पर आते हैं।
1857 के विद्रोह की विफलता के क्या कारण थे? 3 कारण दिए हैं। 1. अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। 2. विद्रोहियों के पास एक साझा कार्यक्रम की कमी। और 3. समाज के सभी वर्गों का समर्थन न मिलना। इसका सही जवाब है डी, ये तीनों ही कारण जिम्मेदार थे। तीनों ही? जी। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार और टेलीग्राफ जैसी संचार व्यवस्था थी। सही। विद्रोहियों का कोई एक नेता या एक साझा लक्ष्य नहीं था। और सबसे जरूरी बात, समाज के बड़े वर्गों जैसे पढ़े लिखे मध्यम वर्ग, व्यापारियों और कई रजवाड़ों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। ये बात सोचने वाली है कि जिसे हम पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उसमें समाज के सभी वर्ग शामिल क्यों नहीं थे? बिल्कुल। खैर, 1857 के बाद ब्रिटिश राज का शिकंजा और कसा। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। जी। इसके बारे में कौन से कथन सही हैं? 1. इसे लॉर्ड लिटन ने लागू किया। 2. इसे गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। 3. इसे लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। यहाँ भी सही जवाब है डी, यानी तीनों कथन सही हैं। तीनों? हाँ। 1878 में वाइसरॉय लॉर्ड लिटन ये दमनकारी कानून भारतीय भाषाओं के अखबारों पर लगाम कसने के लिए लाए थे। इसीलिए गैगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला कानून। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद आए उदारवादी वाइसरॉय लॉर्ड रिपन ने इस घृणित कानून को रद्द कर दिया। तो लिटन और रिपन के बीच का ये फर्क साफ दिखता है। जी हाँ। अब एक और प्रशासनिक सुधार से जुड़ा सवाल, लॉर्ड नेयो के 1870 के संकल्प के बारे में क्या सही है? इस प्रश्न का सही जवाब है डी, यानी सभी कथन सही हैं। सभी? जी। ये संकल्प बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि ये भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में पहला कदम था। अच्छा, मतलब इससे पहले सारा पैसा और सारे फैसले केंद्र सरकार करती थी। मेयो ने प्रांतों को कुछ वित्तीय अधिकार दिए ताकि वो अपनी स्थानीय जरूरतों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य पर खुद फैसले ले सकें। तो ये एक बड़ी शुरुआत थी। बिल्कुल, भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की शुरुआत। अच्छा, अब घटनाओं को सही क्रम में लगाने का एक सवाल। घटनाएं हैं होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह और मिंटो मॉर्ले सुधार। ये क्रम वाले सवाल फंसाते हैं। तो इनका सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम है बी, 2413। 2413। जी। चलिए तारीखों के साथ समझते हैं। कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में हुआ। ठीक है। मिंटो मॉर्ले सुधार 1909 में आया। एनी बेसेंट और तिलक का होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हुआ और गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। 1907, 1909, 1916 और 1918 अब साफ है। बिल्कुल। अब फिर से लॉर्ड लिटन से जुड़ा सवाल, इनमें से किसका संबंध लॉर्ड लिटन से नहीं है? स्ट्रैची आयोग, आर्म्स एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या इल्बर्ट बिल? लॉर्ड लिटन का संबंध डी, इल्बर्ट बिल से नहीं है। इल्बर्ट बिल से नहीं? जी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट तो वो लाई ही थे। स्ट्रैची आयोग भी अकाल की जांच के लिए उन्होंने ही बनाया था। इल्बर्ट बिल 1883 में लॉर्ड रिपन लाए थे। अच्छा, लॉर्ड रिपन। और इस बिल पर बहुत बड़ा विवाद हुआ था, है ना? बहुत बड़ा। इल्बर्ट बिल भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार देता था। ओह, भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इसका जबरदस्त विरोध किया, जिसे श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। इस घटना ने भारतीयों को दिखा दिया कि अंग्रेज नस्लीय समानता की कितनी भी बात करें, वो उसे कभी मानेंगे नहीं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ है। अब एक और निर्णायक मोड़ के बात करते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद कौन सी संधि हुई? बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई, उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि? और ये कोई मामूली संधि नहीं थी। इसी संधि के जरिए मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दिए। दीवानी अधिकार, इसका असल मतलब क्या था? इसका मतलब था टैक्स, यानी लगान वसूलने का अधिकार। सिर्फ टैक्स वसूलने का अधिकार है? नहीं, ये सिर्फ टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं था। ये एक व्यापारिक कंपनी के लिए एक संप्रभु शक्ति बनने जैसा था। अब उनके पास अपना शासन चलाने, अपनी सेना रखने के लिए भारत का ही पैसा था। तो यहीं से भारत की आर्थिक लूट की असल कहानी शुरू होती है। बिल्कुल, ये एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब ये वो पल था जहां एक कंपनी देश की मालिक बन बैठी? एक तरह से हाँ। अब चलते हैं गांधी जी के पास। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के तौर पर कब इस्तेमाल किया? गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान 1918 में किया था। अहमदाबाद में? जी। वो कपड़ा मिल मजदूरों की बेहतर मजदूरी की लड़ाई का समर्थन कर रहे थे,
जब हड़ताल लंबी खिंचने लगी और मजदूरों का हौसला टूटने लगा तो गांधी जी ने खुद अनशन शुरू कर दिया। तो ये भारत की राजनीति में एक नए हथियार का आगाज था। बिल्कुल। अब बिहार के इतिहास से एक सवाल, किस नेता को बिहार केसरी कहा जाता था? ये उपाधि बी श्री कृष्ण सिंह को दी गई थी। वे बिहार केसरी के नाम से बेहद लोकप्रिय थे और आजाद भारत में बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने। और चंपारण आंदोलन, जो गांधी जी का भारत में पहला बड़ा आंदोलन था, उस पर अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया थी? आंदोलन की सफलता को देखते हुए अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने चंपारण कृषि समिति का गठन किया। एक समिति बनाई जी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि गांधी जी को भी उस समिति का सदस्य बनाया गया। इसी समिति की सिफारिशों पर शोषणकारी तिनकठिया प्रणाली को खत्म किया गया। तो ये सत्याग्रह की पहली बड़ी जीत थी। हाँ, भारत में। अब एक और सूची मिलान का प्रश्न है। एक तरफ है संगठन सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तत्वबोधिनी सभा, आत्मीय सभा, और दूसरी तरफ है संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले, देवेंद्रनाथ टैगोर, राम मोहन रॉय। इनका सही मिलान है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी और आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। अब एक ऐसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में सवाल जिनके बारे में शायद कम लोग जानते हैं। महिला स्वतंत्रता सेनानी अंबाबाई किस राज्य से थी? और फिर अपना जीवन स्वतंत्रता संग्राम और महिलाओं के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। अब आजादी के ठीक पहले के समय का एक सवाल, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का सदस्य इनमें से कौन नहीं था? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर या जे एंड्रयू? सही उत्तर है सी, जे एंड्रयू। जे एंड्रयू। जी, कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। जे एंड्रू इसका हिस्सा नहीं थे। अब एक वैचारिक सवाल, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, जिसके अनुसार कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए की थी, ये बहुत दिलचस्प है। ये विचार किसका था? यहाँ सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। जी, ये एक बहुत ही सूक्ष्म बात है। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत ये था कि ए.ओ. ह्यूम ने ब्रिटिश सरकार के इशारे पर कांग्रेस बनाई ताकि भारतीयों का गुस्सा एक हिंसक विद्रोह बनने के बजाय एक सुरक्षित मंच से बाहर निकल जाए। जैसे प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल्व? बिल्कुल। ये विचार असल में अंग्रेजों का ही था। बाद में लाला लाजपत राय जैसे गरम दल के नेताओं ने इस थ्योरी का इस्तेमाल कांग्रेस की नरमपंथी राजनीति की आलोचना करने के लिए किया, पर यह विचार मूल रूप से उनका नहीं था। ये समझना बहुत जरूरी था। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया? ये ऐतिहासिक प्रस्ताव 1931 के कराची अधिवेशन में पारित किया गया था। कराची 1931। जी, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ये पहली बार था जब कांग्रेस ने साफ तौर पर बताया कि आजाद भारत में नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार मिलेंगे। तो ये भविष्य के भारतीय संविधान की नींव थी। आप कह सकते हैं, बिल्कुल। आजादी की लड़ाई की बातों से अब चलते हैं भारत की उस विरासत की ओर जो हजारों साल पुरानी है, हमारी कला और वास्तुकला। इनमें से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? कुतुब मीनार, लाल किला या इंडिया गेट? सही जवाब है सी, इंडिया गेट। इंडिया गेट नहीं है। जी नहीं। दिल्ली का कुतुब मीनार परिसर और लाल किला दोनों ही यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इंडिया गेट एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारक है, लेकिन वो इस सूची में नहीं है। और वो विश्व प्रसिद्ध चित्रकला बोधिसत्व पद्मपाणि हमें कहाँ देखने को मिलती है? वो अद्भुत चित्रकला सी, अजंता की गुफाओं में है। अजंता? जी, गुफा संख्या 1 में। ये करुणा और शांति का प्रतीक मानी जाती है, भारतीय चित्रकला की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक। और आज का आखिरी सवाल, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार, इन तीनों संरचनाओं का निर्माण किस धर्म से जुड़ा है? इन तीनों का निर्माण सीधे तौर पर सी, बौद्ध धर्म से जुड़ा है। बौद्ध धर्म? जी, इसे सरल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, स्तूप एक स्मारक है जहां बुद्ध या किसी बड़े भिक्षु के अवशेष रखे जाते हैं। ठीक है। चैत्य एक प्रार्थना हॉल या पूजा घर है और विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह या मठ है। तो ये थे हमारे आज के सवाल जवाब, लेकिन ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं थे। नहीं, ये इतिहास के अलग अलग मोड़ों की एक झलक थी। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे एक संधि ने देश का भविष्य बदल दिया,
कैसे एक विचार ने राजनीति को नई दिशा दी और कैसे कला ने हजारों साल बाद भी अपनी छाप छोड़ी है। ये दिखाता है कि इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं, बल्कि इंसानी फैसलों और उनके नतीजों की कहानी है।